नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन में पीएम ने स्थानीय भाषाओं पर दिया जोर। कहा, जनता से जुड़ा और जनता की भाषा में होना चाहिए न्याय। हनुमान चालीसा विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे राज ठाकरे। अयोध्या जाने की भी जताई जा रही संभावना। 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी के जवाब में 197 पूर्व जज और पूर्व सेना अफसरों का पीएम मोदी को खुला खत। कहा, देश में नफरत और उन्माद की राजनीति को रोकिए। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बैठक में विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। कहा, कितनी भी फौज बुला लो, लेकिन पाकिस्तान से बात करनी ही पड़ेगी। चलिए पहली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्थानीय भाषाओं पर जोर देते हुए कहा कि आज भी देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, जिससे बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसले तक इसको समझने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में इस प्रक्रिया को आसान भाषा में लाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या मायने हैं पीएम मोदी के इस बयान के? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही। एक, जो उन्होंने कहा कि भाई जुडिशरी को अगले कुछ सालों में उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान में कोर्ट्स जिस हिसाब से काम करती हैं वो गरीबों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से वहाँ पे जो भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से पूरा उसका जो पेच फंसा हुआ है, वो आम इंसान के समझ से बाहर है जी। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी बात कही कि पूरी प्रक्रिया, जुडिशल सिस्टम का जो पूरा प्रक्रिया होना चाहिए वो ऐसा हो कि आम लेमैन को भी समझ में आ जाए। और ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बेगुनाह होते हुए भी बर्बाद हो चुके हैं। और सिस्टम कुछ ऐसा भी है कि यहाँ आपके पास पैसा है तो आप हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर लें, आप आराम से नॉर्मल लाइफ जीत रहे होंगे, और कोई 500 रुपये की चोरी कर ले तो मालूम चलता है कि वो कई सालों से जेल के अंदर सड़ रहा है। तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा लेकुना है, ये दोष है। इस दोष को खत्म करने की आवश्यकता है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहा है कि सिंप्लीफिकेशन जुडिशियल प्रोसेस का, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। जी बिल्कुल, कोर्ट में सुधार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिससे हर एक नागरिक कोर्ट के फैसले और उसकी प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां हनुमान चालीसा विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 और 5 जून को मुलाकात करने वाले हैं। राज ठाकरे 4 जून को लखनऊ पहुंचेंगे और सीएम योगी से आमने सामने मुलाकात करेंगे। इस बीच खास बात यह है कि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, तो दोनों नेता अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे। इससे पहले भी मनसे प्रमुख ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के योगी के कदम की सराहना की थी। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात ने बीजेपी और मनसे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बातें इस मुलाकात के दौरान हो सकती हैं? देखिए, ये जो मुलाकातें लखनऊ और अयोध्या में होंगी, जो तस्वीरें यहाँ से निकलेंगी, उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पे होगा। वहाँ डिबेट ये चल रहा है कि शिवसेना अपने आप को हिंदूवादी
पार्टी कहती है और दूसरों को नकली हिंदूवादी, तो अब आप समझिए योगी आदित्यनाथ के मुलाकात भर से ही राज ठाकरे के ऊपर सच्चे हिंदुत्व का ठप्पा लग जाएगा। और ये जो मुलाकातें होती हैं बीजेपी में, आरएसएस में, वीएचपी में, ये कोई अनायास चीज़ें नहीं होती, उसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस होता है। महाराष्ट्र के अंदर वीएचपी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लीडर्स वो मनसे के संपर्क में हैं और ये बताया जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद मनसे और बीजेपी एक साथ अगले चुनाव में रहेंगे, खास करके बीएमसी के चुनाव में इसकी घोषणा होगी, ये खबर आ रही है। और अगर ये ऐसा होता है, ये उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाने वाली खबर होगी। और इसीलिए आज आपने देखा होगा खबरों में कि संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर दी कि ताकि ये जो योगी आदित्यनाथ का जो साख है, उनकी जो साख है खास करके हिंदूवादी वोटरों के बीच, वो अनपैरेलल्ड है अभी आज की परिस्थिति में। तो ये शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका और राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बाउंस बैक कर रहे हैं, उसी का संकेत है। जी बिल्कुल, बीजेपी और मनसे के बीच की बढ़ती नजदीकियां अब उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। और जो मुलाकात राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ की होने वाली है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं देश में लाउडस्पीकर पर मचे बवाल के बीच अब इन दिनों खत बनाम खत की राजनीति शुरू हो गई है। हाल में 108 नौकरशाहों ने पीएम मोदी को एक खत लिखा था जिसमें देश में बढ़ रही नफरत की राजनीति खत्म करने की अपील की गई थी। अब इसी खत के जवाब में 197 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में इन हस्तियों ने विरोधियों पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन हस्तियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप की ओर से देश में घृणा की राजनीति को खत्म करने के लिए पीएम को लिखे गए पत्र के जवाब में अब ये चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर साहब, ये क्या है पूरा मामला जो खत बनाम खत की राजनीति हो रही है? देखिए, मामला बहुत ही सिंपल है। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की जीत हुई, जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहे हैं, जिस हिसाब से हिजाब के ऊपर कोर्ट का आदेश आया है, जिस हिसाब से लाउड स्पीकर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन यूपी में किया जा रहा है और जिसे हर राज्य को करना पड़ेगा, अब ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम, ये दिल्ली के दलाल पत्रकारों का गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन लोगों को पच नहीं रहा। तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब मोदी सरकार आई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीते थे, तो अचानक से एक इनटॉलरेंस डिबेट शुरू हो गया था कि इंडिया हैज़ बिकम इनटॉलरेंट। अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में संविधान का काम खत्म हो गया है, संविधान का बिल्कुल उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये वही लोग हैं जो इनटॉलरेंस मूवमेंट शुरू करवाए थे, ये वही गैंग है जिसने उसके बाद अवार्ड वापसी करना शुरू कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए ये सरकार से अवार्ड जो मुसलमानों के खिलाफ ये करती है, वो करती है। मुस्लिम वोट का पूरा खेल है ये। अब 108 ब्यूरोक्रेट्स जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बताते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी जो है वो बायस्ड है, चिट्ठी जो है वो सच के ऊपर आधारित नहीं है, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, एक टूल किट का हिस्सा है। इसके खिलाफ ये 108 लोगों ने लिखी, वो उसके बाद 197 रिटायर्ड जजेस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स, अधिकारी और आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और ये कहा कि ये जो चिट्ठी पहले वाली आई जो कांग्रेस इकोसिस्टम के द्वारा, वो दरअसल एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिसमें मोदी सरकार और हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची गई है। जी बिल्कुल, मोदी विरोध में अंधा हो चुका ये लिबरल गैंग अब देश में समानता के नाम पर देश को ही बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाने लगा है। चलिए बात करते हैं केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात की। एक तरफ दिल्ली में बंगाल हिंसा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए 29 अप्रैल को मार्च निकाला गया और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से ममता बनर्जी
बनर्जी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में वो कई दफे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बात कर चुकी हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से उनकी इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई है। डॉक्टर साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी और केजरीवाल की ये मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों वैसे नेता हैं जो आंख बंद होते ही ये 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान अपने आप को देखते हैं। सपना आ रहा है इनको 2024 में प्रधानमंत्री बनना है। दोनों को एक जैसा सपना आ रहा है। दिक्कत क्या है, 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। जिसको जितना जो लाठी बजाना है, मीटिंग करनी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में इन सारे मीटिंग्स का कोई माने मतलब नहीं है। बंगाल के बाहर ममता बनर्जी पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकेगी और केजरीवाल, ये जो मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और इसका कोई नेशनल इम्पैक्ट केजरीवाल का है नहीं। कुछ लोग हैं जो इनके छलावे में आकर के टीवी के प्रचार के माध्यम से उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति वही है जो कुमार विश्वास ने कहा था कि पंजाब में ये टेररिज्म फिर से लेकर के आएगा, जो आप विटनेस कर रहे हैं। तो दोनों घिसे पिटे लीडर आपस में बातचीत ये कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना चाह रहे हैं। मतलब आप समझिए कि विपक्ष में आपस में ही पहले फाइट चल रहा है कि राहुल गांधी, कि ममता बनर्जी, कि अरविंद केजरीवाल, और ये दो आपस में मिलके वो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। इनके पास पता नहीं कितना सारा वोट है, लेकिन जो भी है, हिंदुस्तान में राजनीति करने का हक सबको है और सपने देखने का भी हक सबको है, और प्रधानमंत्री का सपना देखने का हक तो और भी सभी को है। तो ये मीटिंग तो मेरे हिसाब से मीनिंगलेस है। अदरवाइज एक फोटो ऑप ममता बनर्जी के साथ, लेकिन केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि आप अगर ममता बनर्जी से हाथ मिलाते हो तो ममता बनर्जी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब बंगाल में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा था तो तुम कौन से बिल के अंदर छुप गए थे, क्यों तुमने ममता बनर्जी के वाले जो राजनीति है, ये जो गुंडागर्दी वाली जो राजनीति है, उसके खिलाफ तुमने क्यों नहीं मोर्चा खोला। ये राजनीति है। ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव गए, क्या हश्र हुआ, वही हश्र अरविंद केजरीवाल का भी होगा। जी बिल्कुल, 2024 के चुनाव के लिए ममता बनर्जी तैयारी में तो जुट गई हैं और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की है। अगली खबर बुलडोजर से बौखलाई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर है, जिनका पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर जाग उठा है। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए मुफ्ती ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुफ्ती के मुताबिक अफस्पा की वजह से घाटी में लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से बात करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। केंद्र कितनी भी फौज ले आए, बात तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मुफ्ती ने देश में उठे लाउडस्पीकर विवाद, हिजाब विवाद को भी बीजेपी की ओर से समाज को बांटने की साजिश करार दिया है। डॉक्टर साहब, क्यों महबूबा मुफ्ती का ये पाकिस्तान प्रेम फिर एक बार जागा है और क्यों केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? देखिए, कश्मीर में कुछ नेता हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान प्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है। दरअसल वहाँ जो जमात इस्लामी है, वहाँ जो वहाबी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ जो पाकिस्तानी एजेंट जो दलाल हैं, वहाँ से जो पैसा आता है, उसमें इन लोगों की हिस्सेदारी, और उनको उस क्वार्टर को जो है ये लोग नाराज़ करना नहीं चाहते। आर्टिकल 370 चला गया। अब वो चला गया, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका, तो अब जो बाकी जो कश्मीर में रहने वाले ये जो पाकिस्तानी दलाल, उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, कट्टरपंथी वहाबी और जमात इस्लामी के लोग, उनका समर्थन किसको जाए। तो एक दिन पहले वहाँ फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बयान दिया कि अगर हमें मालूम होता
कि लाउड स्पीकर हटाए जाते तो हम हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं मिलते, तो वो एलिमेंट जो है वो कट्टरपंथियों का वो खुश हो गया। अब लड़ाई तो वहाँ इन दोनों के बीच ही है, अब्दुल्ला फैमिली और महबूबा। तो उधर से ये उस क्वार्टर को खुश करने की कोशिश की गई, वो टोपी वोपी लगा करके अपना रमजान के दौरान, तो महबूबा क्यों पीछे रहती? उन्होंने भी आकर के एक स्टेप आगे लेकर के कह दिया। ये कॉम्पिटिटिव जो पॉलिटिक्स है कश्मीर के अंदर, और दिक्कत क्या है कि ये दोनों ये जनता के विरोधी हैं। पाकिस्तान इनको प्यारा है, कश्मीर की जनता प्यारी नहीं है। ये इन लोगों ने जो लूट मचाया है उसी का ये असर है कि धीरे धीरे ये लोग साख खो रहे हैं। जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो इन लोगों को देखना नहीं चाहता, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला के बयान से एक स्टेप आगे लेने के हिसाब से उन्होंने ये बयान दिया, भाई पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्या बातचीत करेंगे? क्या बातचीत होगी? पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने कह दिया कि बातचीत होगी पीओके के ऊपर। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो सब कुछ इधर आ गया। अब बाकी जो बचा है उस पर बातचीत होगी, और ये बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान घुटना अपना टेकेगा, तब बातचीत होगी। टेररिज्म भी भेजेगा, पैसे भी भेजेगा, शाहीन बाग भी कराएगा, किसान आंदोलन भी कराएगा, खालिस्तानी मूवमेंट को भी पैसा देगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। और यही इस पूरी कहानी का सार है। जी बिल्कुल, राजनीति में अपनी साख खोने के चलते बौखलाई महबूबा मुफ्ती ने अब राजनीति करने के लिए केंद्र सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।